बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स peachtreetutor.com में खुशामदीद। अपने पिछले वीडियो में अपने पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हम अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरह से डिजाइन करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट फेज में हमें अपने सॉफ्टवेयर में अपने वेंडर से मुराद वो लोग जिनसे हम उधार पर मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज करते हैं, अपने डेटर्स यानी वो लोग जिन्हें हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और अपनी इन्वेंट्री आइटम्स यानी वो चीजें जिनका हम कारोबार करते हैं, जिन्हें हम बेचते और खरीदते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें एंटर करनी है अपने पेस्ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। लेकिन व्यूअर्स, जब आप एक वेंडर ऐड करते हैं तो उनमें से जो फील्ड्स आपको फिल करना होती हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपको एक वेंडर ऐड करते हुए, उसमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको बार बार हर वेंडर को क्रिएट करते वक्त आपको ऐड करना पड़ेंगी। तो क्या ही अच्छा हो कि हम उन फील्ड्स को पहले से डिसाइड कर लें और कोई ऐसा ऑप्शन हो कि वो फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाए उस फॉर्म के ऊपर, हमें बार बार उसके जो है वो फील्ड्स एंटर ना करनी पड़े। इसी तरह इन्वेंटरी आइटम्स में जब आप इन्वेंटरी आइटम्स ऐड करते हैं तो उनमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको हर इन्वेंटरी आइटम में सिमिलर फील्ड्स इंसर्ट करना है। तो व्यूअर्स, हम अगर पेस्ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट सेटिंग्स को क्रिएट कर लें, डिफॉल्ट सेटिंग्स को सेट कर लें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो हम बहुत आसानी से जब अपने वेंडर्स, अपने डेटर्स और अपने इन्वेंट्री आइटम्स को ऐड करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी फैसिलिटी जो हो जाएगी, हम फैसिलिटेट हो जाएंगे, काफ़ी आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपने डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करने के लिए आप मेंटेन के मेन्यू में से डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने एक सब मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा जिसमें कस्टमर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉयज, पेरोल सेटअप विजार्ड, इन्वेंटरी आइटम्स, जॉब्स, स्टेटमेंट्स या इनवॉइसेस और जनरल लेजर के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम कस्टमर्स की बात करते हैं कि कस्टमर्स की डिफॉल्ट सेटिंग से क्या मुराद है। मैं कस्टमर्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं मेरे पास एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें आपके पास 5 टैब्स हैं। व्यूअर्स, पहला टैब है आपका टर्म्स एंड क्रेडिट का। अगर आप अपने ज्यादातर कस्टमर्स के साथ कोई खास पेमेंट का मोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आप वो एक ही मर्तबा यहाँ पर सेट कर दीजिए, और जब आप अपने कस्टमर्स का अकाउंट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग वहां पर ऑलरेडी मौजूद होगी। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो सेटिंग आपने डिफॉल्ट सेटिंग में एंटर कर दी वो एडिटेबल नहीं है। आप अगर किसी एक कस्टमर के साथ कुछ और डीलिंग कर रहे हैं, या आपका पेमेंट मोड डिफरेंट है, या आपकी क्रेडिट टर्म डिफरेंट है, मैं क्रेडिट टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। क्रेडिट टर्म से मुराद ये है कि जब आप किसी को उधार पे मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो आप उसे एक ड्यूरेशन बताते हैं कि इतने दिन में आपको मुझे इसकी नेट पेमेंट करनी है, और इंसेंटिव देते हैं कि अगर आप मुझे इतने दिन में पेमेंट कर दें तो मैं आपको एक खास परसेंटेज से डिस्काउंट भी दूंगा। तो आपने जो टर्म डिसाइड करनी है, ज्यादातर जो टर्म डिसाइड होती है पूरी दुनिया में, जो वाइडली यूज टर्म है वो है 2, 10 एंड 30। मीन्स इफ यू पे मी विद इन 10 डेज, अगर आप मुझे 10 दिन में अदायगी करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू पे मी द नेट अमाउंट विद इन 30 डेज, वरना 30 दिन में आपको पूरी अमाउंट पे करना पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड टर्म है जो पूरी दुनिया में यूज होती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म डिसाइड कर सकते हैं अपने किसी भी कस्टमर के साथ। तो इसलिए जब आप कस्टमर्स के अकाउंट्स को ऐड कर रहे होंगे तो आप कोई भी टर्म डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर एक मखसूस टर्म यूज करते हैं तो आप उस मखसूस टर्म को अपने कस्टमर डिफॉल्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले टैब से इसका जायजा लेना शुरू करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में व्यूअर्स आपके पास पहली जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे वो है स्टैंडर्ड टर्म्स। स्टैंडर्ड टर्म्स में व्यूअर्स आपके पास 5 ऑप्शन है आपके पास। COD, प्रीपेड, ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, ड्यू ऑन डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, ड्यू एंड ऑफ द मंथ। इनमें से व्यूअर्स COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी, यानी जो ही आप चीज बेचेंगे फौरी तौर पे आप कैश जो है वो रिसीव कर लेंगे। प्रीपेड का मतलब है कि कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट करेगा। ड्यू इन नंबर ऑफ डेज का मतलब है कि आप कस्टमर को चीज बेच देंगे और फिर कुछ दिन के बाद आप उसे पैसे रिकवर करेंगे। ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप चीज सेल कर देंगे और किसी आने वाले नेक्स्ट मंथ की कोई एक खास डेट स्पेसिफाई कर लेंगे कि जिस डेट में कस्टमर आपको पे बैक कर देगा। ड्यू एट एंड ऑफ मंथ, और अगर ये टर्म आप डिसाइड करते हैं अपने कस्टमर को तो आप किसी भी तारीख को जब आप सेल करेंगे उस महीने के एंड पे वो कस्टमर जो है वो लायबल होगा कि आपको पे कर दे। ज्यादातर व्यूअर्स जिसमें जो टर्म यूज की जाती है वो ड्यू इन नंबर ऑफ डेज है। तो हमने इसी रेडियो बटन को सिलेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे व्यूअर्स आपकी क्रेडिट टर्म जो है वो एक्सप्लेन की गई है। नेट ड्यू इन 30 डेज, यानी पूरी अदायगी करनी है, पूरी पेमेंट करनी है 30 डेज में। डिस्काउंट इन 10 डेज, यानी अगर 10 दिन में पेमेंट करें तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस टर्म को मॉडिफाई करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि मैं अपने क्रेडिट का जो डिस्काउंट का जो ड्यूरेशन है वो 15 डेज करना चाहता हूं तो आप उसको 15 डेज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड
जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है वो 10% है, और डिस्काउंट दिया जाता है 2% अगर आपका डेटर आपको पे कर दे अर्ली, यानी 10 दिन के अंदर। उसके बाद व्यूअर्स क्रेडिट लिमिट है। आप समझते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो 2500 की लिखी हुई है, आप समझते हैं कि मैं अपने कस्टमर को 50,000 तक की जो है वो क्रेडिट पर मर्चेंडाइज सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट से मुराद ये नहीं है कि आप अपने कस्टमर को 50,000 से ज़्यादा की मर्चेंडाइज सेल ही नहीं कर सकते, लेकिन जब किसी कस्टमर का बैलेंस या किसी कस्टमर की इनवाइस की अमाउंट 50,000 से एक्सीड करेगी, बढ़ेगी, तो सॉफ्टवेयर आपको इंटीमेट करेगा कि इस कस्टमर का बैलेंस या इस इनवाइस की टोटल अमाउंट जो 50,000 से बढ़ चुकी है। और यहाँ पे भी बस क्रेडिट स्टेटस में हम नोटिफाई ओवर लिमिट, इस ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट कर देते हैं तो जो ही आपकी इनवाइस जो है वो एक लिमिट से इंक्रीज करेगी या उसका बैलेंस एक लिमिट से इंक्रीज करेगा तो सॉफ्टवेयर आपको प्रॉम्प्ट करेगा। व्यूअर्स नीचे आप अगर बॉटम पे आए तो आपके पास दो अकाउंट्स के लिए जगहें दी गई हैं, जीएल सेल्स अकाउंट और डिस्काउंट जीएल अकाउंट। ये क्या है अकाउंट? व्यूअर्स डेफिनेटली आप किसी भी कस्टमर को जब सेल करते हैं तो आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे अपने सेल्स अकाउंट को लिंक करवाना है। तो उसको लिंक करवाने के लिए जस्ट मुझे क्या करना है, मैं इस मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में से सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। डिस्काउंट जीएल अकाउंट से क्या मुराद है? डेफिनेटली जब आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, आपने उससे कहा है कि आप 10 डेज में पे करते हैं तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, तो डेफिनेटली जब आप कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो डिस्काउंट कारोबार के लिए एक्सपेंस है। अब उस एक्सपेंस को किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए ये आपको बताना है, लेकिन हमने व्यूअर्स अभी तक डिस्काउंट अलाउड के नाम से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक नया अकाउंट ऐड करेंगे जो कि डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट होगा। तो व्यूअर्स नया अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ से स्किप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहीं से न्यू के बटन पे क्लिक करें तो आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो व्यूअर्स न्यू अकाउंट क्रिएट करते हुए हमें सबसे पहले अकाउंट आईडी एंटर करना है और हम अपने स्टैंडर्ड की बेस पर अकाउंट आईडी एंटर करते हैं 8001, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक अदर एक्सपेंस है, इसलिए मैंने अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में से 8001 अकाउंट आईडी उसे एलोकेट किया और डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डिस्काउंट अलाउड का नाम देता हूं। और व्यूअर्स अकाउंट टाइप में हमारे पास एक्सपेंस वो टाइप है जो इस कैटेगरी को मीट करती है, तो मैं क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है डेफिनेटली, तो मैंने एक्सपेंस की टाइप सेलेक्ट की और इसको सेव कर दिया। और व्यूअर्स इसको सेव करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट जीएल अकाउंट जो आ रहा है 8001 ऑटोमेटिकली एंटर हो चुका है। उसके बाद व्यूअर्स सेकंड टैब की तरफ जंप करते हैं, वो है अकाउंट एजिंग। अकाउंट एजिंग से क्या मुराद है? व्यूअर्स जब आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर चीजें बेच रहे हैं तो उनमें से कुछ कस्टमर्स डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिनको आपने अगर 30 डेज का कहा है तो वो 30 डेज में पे कर देते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो 30 डेज के बाद पे नहीं करते, 50 डेज में पे करते हैं, कुछ 60 डेज में पे करते हैं, कुछ 80 डेज में और कुछ 90 डेज से भी अबव चले जाते हैं। तो व्यूअर्स आपको अपना अकाउंट एजिंग स्केड्यूल बनाना है। अकाउंट एजिंग स्केड्यूल से क्या मुराद? अकाउंट एजिंग स्केड्यूल से मुराद है कि एक ऐसा स्केड्यूल जो आपको ये बताएगा कि आपका कोई डेटर कितना ओल्ड हो चुका है, कितना पुराना हो चुका है। बेसिकली व्यूअर्स ये अकाउंट एजिंग का स्केड्यूल इस्तेमाल किया जाता है बैड डेट्स को एस्टिमेट करने के लिए। बैड डेट से मुराद ऐसे कर्जे होते हैं जो कि इररिकवरेबल होते हैं, जिनकी वापसी की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। तो जो आपका डेटर जितना पुराना होता चला जाता है उसके रिकवर होने के चांसेस उतना ही रिड्यूस होते चले जाते हैं। इसलिए हम एजिंग स्केड्यूल की मदद से ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो है वो बैड डेट्स का एक्सपेंस किसी एक साल में, खास साल में कितना होगा। उसके लिए व्यूअर्स आपके पास 3 जो है वो कैटेगरीज मौजूद हैं, यानी फर्स्ट कॉलम में आपकी अकाउंट एजिंग होगी 0 to 30 डेज, यानी वो डेटर्स जिनका अभी जो है वो ड्यू डेट गुजरे 0 to 30 डेज हुए। इसमें व्यूअर्स आप 2 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये एजिंग इनवाइस डेट की बेस पे भी हो सकती है या ड्यू डेट की बेस पे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इनवाइस डेट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो व्यूअर्स अगर आपने किसी कस्टमर को 1 जनवरी को चीजें सेल की हैं और आप ये स्केड्यूल देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी के अंदर उस कस्टमर का जो अकाउंट है वो पहले कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि उसकी इनवाइस डेट जो है उसको 0 से लेकर 30 दिन के दरमियान उसकी जो है वो इनवाइस डेट को हो चुके हैं। लेकिन अगर ड्यू डेट कर देते हैं तो ड्यू डेट से मुराद है कि उसकी बिल की अदा करने की जो आखिरी तारीख थी, यानी अगर आपने 1, 2, 10 and 30 की डेट जो है डिसाइड की थी, टर्म डिसाइड की थी, तो ये डेफिनेटली 30 जनवरी उसकी पे करने की लास्ट डेट थी। तो फिर वो 30 जनवरी के हिसाब से डेज काउंट करना शुरू करेगा कि ये डेटर हमारा कितना
पुराना हो गया है। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास कुछ कस्टम फील्ड्स हैं। आप जब अपने कस्टमर अकाउंट्स को ऐड कर रहे होते हैं तो कुछ ऑप्शनल फील्ड हैं जो आप खुद से सेट कर सकते हैं, मसलन सेकंड कॉन्टैक्ट, रेफरेंस, मेलिंग लिस्ट वगैरह। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं व्यूअर्स। अगर आप अपने मर्जी के कुछ फील्ड्स यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी की फील्ड सेट कर सकते हैं, जो कि उस वक्त अपीयर होंगे जब आप अपने कस्टमर्स के अकाउंट को ऐड कर रहे होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स एक और चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो है फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस से क्या मुराद है? सम टाइम व्यूअर्स आप अपने कस्टमर्स को ये बता देते हैं कि अगर आपने हमें विद इन जो आपका ड्यू टाइम है, मतलब 30 डेज में आपने पे ना किया, तो जितने दिन ऊपर होते जाएंगे उतने दिन पर आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो आप फाइनेंशियल चार्जेस का भी एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करता जाएगा कि किसी कस्टमर पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल की 1 जनवरी को, और उसके साथ मैंने ये डिसाइड किया कि वो 30 दिन में मुझे पूरी अदायगी कर देगा, लेकिन उसने 30 दिन में मुझे पूरी अदायगी नहीं की, और मैंने उसे ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं आपसे फाइनेंशियल चार्जेस चार्ज करूंगा। फाइनेंशियल चार्जेस मींस कि अगर आपने 30 डेज में पे ना किया तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे बिल के अलावा, यानी इंटरेस्ट की मद में। तो उसके लिए व्यूअर्स आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल चार्जेस को चार्ज करें तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर दें। इस चेक बॉक्स को चेक कर देने के बाद आपके फाइनेंशियल चार्जेस का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑन इनवॉइसेस यहाँ पर आप डेज एलोकेट करेंगे कि इनवॉइस ड्यू डेट से कितनी पुरानी हो जाए तो ये फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर आपके इनवॉइस के ड्यू डेट के 10 दिन के बाद भी आपके कस्टमर ने पे नहीं किए तो फिर वो आपको फाइनेंशियल चार्जेस पे करेगा। और ओवर ड्यू अप टू, इनवॉइस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि उस पर फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो ऐड होना शुरू हो जाए। तो फॉर एग्जांपल आप इसकी वैल्यू अगर कर देते हैं 1000, यानी $1000 तक की अगर इनवॉइस होगी और उसको पे करने की डेट 10 दिन गुजर चुकी है, तो फिर वो एनुअल 2%, फॉर एग्जांपल 2% इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अबव कितने परसेंट के ऊपर। यानी आपका अगर फॉर एग्जांपल 1000 की इनवॉइस है तो आप पूरी इनवॉइस के ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस नहीं ऐड करेंगे, बल्कि इसके किसी स्पेसिफिक परसेंटेज के ऊपर आप जो है फाइनेंशियल चार्जेस ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस आपकी इनवॉइस जिसकी वैल्यू $1000 है और उसे अदा करने की डेट गुजरे हुए 10 दिन गुजर चुके हैं उसकी ड्यू डेट को गुजरे हुए, और आप चाहते हैं कि मैं उससे 2% इंटरेस्ट चार्ज करूं, लेकिन क्या पूरी इनवॉइस पर या इनवॉइस के किसी खास पोर्शन पे, आपको ये डिसाइड करना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 20% के अलावा जो इनवॉइस है, यानी 1000 की इनवॉइस है तो उसका 20% 200, यानी रिमेनिंग 800 के ऊपर 2% इंटरेस्ट जो है काउंट होना शुरू हो जाएगा। या उसके अलावा आप मिनिमम फाइनेंशियल चार्जेस भी रख सकते हैं कि या तो इतना 2% फाइनेंशियल चार्जेस चार्ज करो वो, या फिर मिनिमम फाइनेंशियल चार्जेस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि $0.50 जो है वो मिनिमम फाइनेंशियल चार्जेस होगा। चार्ज इंटरेस्ट और फाइनेंशियल चार्जेस को हम इसको चेक कर देते हैं, और यहाँ पे व्यूअर्स हमें फिर एक डेफिनेटली जब हम अपने कस्टमर से फाइनेंशियल चार्जेस चार्ज कर रहे हैं तो फिर हमें उनसे इंटरेस्ट वसूल होगा जो कि हमारे लिए इनकम होगी। तो हमें यहाँ पर एक इनकम का अकाउंट भी सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है और मैं अपने बिजनेस में फाइनेंशियल चार्जेस को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से फाइनेंशियल चार्जेस को यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट टैब आपका कस्टमर डिफॉल्ट्स में है व्यूअर्स, वो है आपका पेमेंट मेथड्स। और यहाँ पर आपके पास 6 पेमेंट्स मेथड्स जो है वो गिवन है: कैश, चेक, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डिस्कवर। अगर आप इसके अलावा भी कोई पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सेप्ट करते हैं डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी कस्टमर जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दे, तो आप ये अकाउंट जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट मोड है, उसे ऐड कर सकते हैं और व्यूअर्स इसको आप ओके कर देंगे। अब इस डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करने का बेनिफिट हमें ये होगा व्यूअर्स कि हम जब भी कोई कस्टमर ऐड करेंगे तो हमें कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो ऐड नहीं करना पड़ेंगी, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वो फील्ड्स क्या हैं। अगर हम मेंटेन के मेन्यू से कस्टमर को सिलेक्ट करें तो व्यूअर्स आप देखिए इसमें सेल्स डिफॉल्ट में जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट GL सेल्स अकाउंट 4001 आया हुआ है, और ये अकाउंट हमें यहाँ मैनुअली खुद से एंटर करना पड़ता अगर हमने वहाँ डिफॉल्ट सेटिंग में सेटिंग ना की होती। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में अगर हम देखें व्यूअर्स तो देखिए 2, 10 and 30 की टर्म आ रही है और उसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 आ रही है। ये वो क्रेडिट लिमिट है जो हमने डिसाइड की है डिफॉल्ट सेटिंग में। और व्यूअर्स पेमेंट डिफॉल्ट के अंदर या कस्टम फील्ड्स में वो 4 कस्टम फील्ड्स आ रही हैं जो कि डिफॉल्ट्स के अंदर पहले से मौजूद थी। तो इस तरह से व्यूअर्स हम
अगर अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेट कर लेते हैं तो हम इंतहाई आसानी से अपने अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अपने वेंडर्स को ऐड करेंगे, अपने कस्टमर्स को जब ऐड करेंगे तो हमें बहुत ही फैसिलिटेट हो जाएंगे हम। इसी तरह से व्यूअर्स हम डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन में से वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं। पहले हमने कस्टमर्स को सिलेक्ट किया था व्यूअर्स, अब हम वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं। वेंडर्स में हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 4 टैब्स मौजूद हैं। पहला पेमेंट टर्म्स, ये मिलता जुलता है बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह के आपके पास आपके डेटर्स के अकाउंट्स को बनाते हुए डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट करते हुए पेमेंट ऑप्शन है आपके पास, और उसमें भी आपकी ड्यू डेट है कि अगर आप जो है वो परचेज करते हैं और उसमें आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसकी कंडीशन या टर्म्स क्या हैं। और इसमें व्यूअर्स आपके पास 2 अकाउंट्स हैं, परचेज अकाउंट और डिस्काउंट जीएल अकाउंट। अब चूंकि परचेज अकाउंट अभी तक हमने नहीं बनाया है, क्रिएट नहीं किया है, तो व्यूअर्स हम परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और इसको यहाँ से लिंक भी कर देते हैं ताकि जब हम अपने वेंडर्स ऐड करें तो हमें परेशानी ना हो। तो मैं इस मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चूंकि अभी तक मैंने परचेज अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो मैं व्यूअर्स न्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। अब व्यूअर्स मैं एक परचेजेस अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ और आप जानते हैं कि परचेजेस अकाउंट कारोबार के लिए एक्सपेंस की हैसियत रखता है, तो मैं अकाउंट आईडी इसे जो एलोकेट करूंगा वो 6000 की कैटेगरी में एलोकेट करूंगा। लेकिन 6000 की कैटेगरी में मैं पहले ही 2 अकाउंट आईडीज ऐड कर चुका हूँ, 6001 और 6002, इसलिए मैं तीसरा अकाउंट आईडी 6003 एंटर करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ मैं परचेजेस अकाउंट। और व्यूअर्स तीसरा काम जो मुझे करना है वो है इस अकाउंट की नेचर डिटरमिन करनी है मुझे, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसको मैं एक्सपेंस की कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैंने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे अब जो हमारा ये लिंक हो चुका है परचेज अकाउंट के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपने वेंडर से मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो आपके परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ डिस्काउंट जीएल अकाउंट है, अगर आप वेंडर्स को वक्त से पहले अदायगी कर देते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा जो कि आपके लिए इनकम होगी, और उस इनकम का अकाउंट भी अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया तो इसलिए हम इसको लिंक करते हैं और लिंक करने के साथ साथ अपने इनकम का अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। मैंने मैग्नीफायर के बटन पर क्लिक किया और फिर यहाँ से न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अकाउंट आईडी मुझे इसका क्या देना चाहिए व्यूअर्स, ये मेरी अदर इनकम है और अदर इनकम की अकाउंट आईडीज या अदर रेवेन्यूज के अकाउंट आईडीज की जो कैटेगरी है वो 7000 से लेकर 7999 तक है, तो मैं इस अकाउंट आईडी 7001 एलोकेट कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड। और व्यूअर्स अकाउंट टाइप में डेफिनेटली डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो मैं कैटेगरी में से अकाउंट टाइप में से इनकम को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे सेव कर देता हूं व्यूअर्स, और सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो व्यूअर्स यहाँ जो मेन ऑप्शन थे 2 ऑप्शन वो मैं सेट कर चुका हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स वही अकाउंट एजिंग जो है, आप जब अपने डेटर्स के अकाउंट्स की एजिंग करते हैं कि कितने डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए और वो कितने पुराने हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने वेंडर्स के अकाउंट्स की भी एजिंग करते हैं कि कौन से वेंडर्स हैं जिन्हें हमने कितने अरसे से अदायगी नहीं की है। वही कस्टम फील्ड्स के ऑप्शन आपके पास हैं कि आप अपनी मर्जी की 4 फील्ड्स ऐसी हैं जो कि ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स लास्ट ऑप्शन आपके पास 1099 सेटिंग है, बेसिकली ये टैक्स की सेटिंग है जो कि यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे पास इंप्लीमेंट नहीं होता ये 1099 का रूल, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे, नहीं चेंज करेंगे और इसको साथ ही ओके कर देते हैं व्यूअर्स। इस तरह से व्यूअर्स हमने इस वीडियो में अपने कस्टमर्स और अपने वेंडर्स की डिफॉल्ट सेटिंग को सेट करना सीखा।